नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की। अब जब हम संविधान कहते हैं तो दिमाग में एक बहुत मोटी भारी भरकम कानूनी किताब आती है ना। लेकिन आज हम इसे उस तरह से नहीं देखेंगे, बल्कि इसे एक राष्ट्र के बुनियादी नियमों को बनाने की एक दिलचस्प कहानी के तौर पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। जरा सोचिए, क्या होता अगर समाज में कोई नियम ही ना होते? मतलब कोई रूल नहीं, कोई लॉ नहीं, बस केओस, है ना? ये नियम ही तो हैं जो हमें एक समाज की तरह जोड़ कर रखते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे फुटबॉल या क्रिकेट का खेल। फुटबॉल का एक सीधा सा नियम है, गेंद को हाथ से नहीं छूना। यही एक नियम फुटबॉल को दूसरे खेलों से अलग बनाता है, उसे उसकी पहचान देता है। ठीक इसी तरह हर समाज के भी कुछ ऐसे ही बुनियादी नियम होते हैं जो ये तय करते हैं कि वो समाज कैसा हो। तो ये सारे नियम, ये सिद्धांत लिखे कहाँ होते हैं? जी हाँ, वही है हमारा संविधान। आसान भाषा में कहें तो ये वो लिखित दस्तावेज है जिसमें वो सारे फंडामेंटल रूल्स लिखे हैं जिनके हिसाब से कोई देश चलता है। आप इसे किसी भी देश की अल्टीमेट रूल बुक कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रूल बुक यानी संविधान आखिर किसी समाज के लिए करता क्या है। आखिर किसी देश को संविधान की जरूरत पड़ती ही क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये उन आदर्शों को तय करता है जिन पर हम सब एक समाज के तौर पर यकीन करते हैं। ये बताता है कि देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, और सबसे जरूरी, ये नेताओं को उनकी ताकत का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है और हम जैसे नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं कि नए नियमों के लिए संघर्ष कैसा दिखता है। ये जो तस्वीर है ये नेपाल की है। साल 2006 में वहां लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। कई दशकों के संघर्ष के बाद आखिरकार वहां के लोगों ने राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना की। अब नेपाल में यह बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। देखिए, 1990 का जो संविधान था उसमें सारी आखिरी शक्ति राजा के पास थी। लेकिन 2015 में जब नया संविधान आया तो ये शक्ति लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के पास आ गई। मतलब पावर का पूरा ट्रांसफर। और इतने बड़े बदलाव के लिए जाहिर है एक बिल्कुल नई रूल बुक की जरूरत तो पड़नी ही थी। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है, सत्ता का गलत इस्तेमाल सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं करते, ये किसी भी लेवल पर हो सकता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। इस कॉमिक स्ट्रिप को ही देख लीजिए। सुरेश क्लास का मॉनिटर है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल अनिल को परेशान करने के लिए कर रहा है। ये एक बहुत छोटा सा लेकिन एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे बिना रोक-टोक वाली ताकत अन्याय को जन्म देती है। संविधान ऐसे ही पावर के मिसयूज को रोकने के लिए नियम बनाता है। एक और बड़ी समस्या होती है जिसे कहते हैं बहुमत की तानाशाही या टिरैनी ऑफ द मेजॉरिटी। अब इस क्लासरूम को देखिए, लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लड़कियां बास्केटबॉल। क्योंकि लड़कों की तादाद ज्यादा है तो उनकी बात मान ली जाती है और लड़कियों की इच्छा को बस अनदेखा कर दिया जाता है। और यहीं पर संविधान की एक और बहुत बड़ी भूमिका सामने आती है। ये पक्का करता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, मतलब जो गिनती में कम हैं, उन्हें उन चीजों से दूर न रखा जाए जो बहुमत को आसानी से मिल रही हैं। एक तरह से ये सबके लिए मैदान बराबर करता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए अब आते हैं भारत की अपनी रूल बुक की कहानी पर। देखते हैं कैसे एक राष्ट्र के विजन को गढ़ा गया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, एक बहुत लंबा सफर था। इसकी मांग 1934 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कर दी थी। फिर दिसंबर 1946 में संविधान सभा बनी जिसमें करीब 300 सदस्य थे। इन लोगों ने लगभग 3 साल तक हर एक मुद्दे पर बहस की, चर्चा की और तब जाकर नवंबर 1949 में संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ और आखिरकार जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिया गया। ये तस्वीर उसी संविधान सभा की है। जरा सोचिए इन लोगों के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। एक इतने विशाल, इतने विविध देश को एक सूत्र में पिरोना था, और वो भी तब जब देश बंटवारे की आग से गुजर रहा था। ये तस्वीरें उसी सफर को दिखाती हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सभा को संबोधित कर रहे हैं और दूसरी तरफ सदस्य उस ऐतिहासिक दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे हैं। ये उन सालों की मेहनत, बहस और लगन का नतीजा था। तो सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया से निकला क्या? चलिए अब संविधान के मुख्य स्तंभों पर नजर डालते हैं। हमारे भारतीय संविधान की 5 सबसे खास बातें हैं। पहला, संघवाद। दूसरा, संसदीय सरकार। तीसरा, शक्तियों का बंटवारा। चौथा, मौलिक अधिकार। और 5वां, धर्मनिरपेक्षता।
आइए एक एक करके इन्हें जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शक्तियों के बंटवारे की। देखिए, सरकार के 3 हिस्से होते हैं। एक है विधायिका, यानी हमारे चुने हुए नेता जो कानून बनाते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, यानी वो लोग जो इन कानूनों को लागू करते हैं और सरकार चलाते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका, यानी हमारी अदालतें। इस बंटवारे से ये पक्का होता है कि सारी ताकत किसी एक के हाथ में न चली जाए। अब आते हैं मौलिक अधिकारों पर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन्हें भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा था। सोचिए कितना गहरा मतलब है इस बात का। ये वो अधिकार हैं जिनकी गारंटी हर नागरिक को दी गई है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये हर भारतीय नागरिक का सुरक्षा कवच है। तो ये बिल्कुल साफ है कि संविधान सिर्फ इतिहास की कोई किताब नहीं है, ये एक जिंदा जागता, एक जीवंत दस्तावेज है। और ये है भारत के मूल संविधान का कवर। ये दस्तावेज उन सभी आदर्शों, उन संघर्षों और उन उम्मीदों का प्रतीक है जो हमारे आज़ादी के आंदोलन से पैदा हुए थे। ये एक राष्ट्र की आत्मा को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो आज की ये बातचीत हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। संविधान किसी भी देश के आदर्शों को तय करता है। बड़ा सवाल यह है कि आज हम एक समाज के तौर पर उन आदर्शों पर कितना खरा उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।